इसको मैं बोलूं डेढ़ा मतलब 1.6, एक और आधा, इसका मैं कितना टुकड़ा करूंगा, इतना टुकड़ा करूंगा, तब जाके मैं निकल गया किसका, हाइड्रोजन का वेट। आप समझना कितना छोटा होता है हाइड्रोजन का एटम, कितना छोटा था। हाँ टेंशन मत लो, ये भी आपके दिमाग से बड़ा है, कोई बात नहीं। तो सर आप तो पर्सनल हो जाते हो हर बात पे, ठीक है। ये जो है आपका पूरा इतना छोटा है, आइसोटॉप मतलब ऐसे जुड़े हुआ भाई जो कुंभ मेले में बिछड़ गए हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इसके 3 और जुड़वा भाई हैं, ये कार्बन के 3 भाई है, जैसे कि 12 C12 और C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है, ये 3 इसके भाई, इसमें वाइडली प्रेजेंट आपका C12 है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, hey champs, this is Saif Zubair Khan, your host and faculty, welcoming you on this amazing platform of Education Academy and welcoming you on the 7th lecture of this particular lesson। तो आज हमारा इस लेसन का 7वां लेक्चर है भाई। तो हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब ये हमारा जो 7th लेक्चर है, जो हमारी जो 6th लेक्चर तक कहानी हुई है, अब उसके आगे की जो स्टोरी है, उसके आगे की जो लेसन है, उसके आगे जो पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो जो ऑलरेडी जो 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे कवर कर लिए। तो इनकेस अगर आपका उसमें से कुछ भी छूटा है, कुछ भी पार्ट जो आपका बाकी है, कुछ भी कवर करना है, तो पहले उसको अच्छे से पूरा क्लेरिफाई कर लो, उसमें सारे कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद ही यहाँ पे आना। बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए, सारी चीजें अच्छे से समझाई गई हैं, ऑलराइट। क्योंकि क्या होता है ना कि ये पूरा एक सीरीज चलता है, इसमें कुछ भी छूटता है ना तो आगे बड़ी दिक्कत होती है, तो उसको अच्छे से पूरा क्लियर कर लो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है, ऑलराइट। तो आज स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, समय का में मार ज्यादा है, फटाफट स्टार्ट करते हैं सर जी। तो आज आपका जो लेक्चर होने वाला है, दैट इज अबाउट आज आपका जो लेक्चर दैट इज अबाउट एटॉमिक मास। आज आप एटॉमिक मास के बारे में देखोगे सर। अब हमने अब तक क्या देखा है सर, हमने टोटल जो भी कहानी है आपकी, टोटल अभी तक स्टार्टिंग से हमने देखते आ गए। अब धीरे धीरे हमारी जो कहानी आगे बढ़ते 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 मोल कंसेप्ट की तरफ हम धीरे जा रहे हैं। और जो एक्चुअल में बता दो आपको, जो आपका लेसन है ना, इसका सेकंड नाम, दूसरा नाम जो है इसका मोल कंसेप्ट है, बट हम वो अभी आगे अपकमिंग लेक्चर्स में आपके आएंगे। बट जो कि आज आपकी कहानी है, दैट इज अबाउट एटॉमिक मास। अब सर हमको देखना है एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले मास क्या होता है। मास मतलब गोश्त नहीं, वो फ्लैश नहीं, मास मतलब होता है वजन, मतलब वेट। इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है। मैंने अध्यापन डिटेल में किसमें कवर कर रखे हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, सब देखिए अच्छे से, ठीक है। तो जिसने देखा सारे जाके लेक्चर अपलोडेड है वो देख के आओ पहले, ठीक है। आ जाओ सर। तो एटॉमिक मास, मास मतलब होता है किसी भी चीज का वजन, किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जितने भी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, उसका एक्चुअल जो कैलकुलेशन है उसको हम बोलते हैं मास। तो सर आ जाओ, अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, एटम के मास के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बोलूं आपके पूरी बॉडी में सबसे छोटी एकदम 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 इतनी छोटी, आपके दिमाग से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। आपके दिमाग से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज जिसको आप अपने आंख से देख भी नहीं सकते, उसके मास के बारे में हमको बात करनी है। और उसके मास को हम बोलते हैं सर जी एटॉमिक मास, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो आपको जो एटॉमिक मास होता है सर, वो किसका मास होता है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द पर्टिकुलर एटम। कोई भी एक चीज, एटम मतलब पूरी दुनिया में कोई भी चीज कैसे बनी है, किससे बनी है, इसको हम देखें तो इसका फंडामेंटल पार्टिकल आपका आता है, एटम पे रुकता है, हमको मालूम है, सारी चीजें कवर कर रखी है। अभी आप बॉडी की बात करते हो उसमें सेल आ जाएगा, तो ऐसे ही, तो ऐसे पूरी दुनिया की हर चीज, छोटी से छोटी चीज हर जगह, उसमें लास्ट में एक ऐसा पार्ट आता है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, और उसको हम बोल देते हैं सर जी एटम। अब एटम क्या होता है, एटम होता है, वो हमने सब देखिए उसमें। अब जो एटॉमिक मास जो होता है, ये एटम का जो है, एटम का मास होता है। तो हम लोग बोले सर एटॉमिक मास जो है इज द मास ऑफ एटम, राइट। एटॉमिक मास क्या है, एटम का मास है, एटम का मास है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे तो समझो। आपको जो एटम है, एटम का पहले जो पूरे जो शेल्स रहते हैं, शेल्स के अंदर, शेल्स धीरे धीरे अंदर करेंगे, KLMN जो होता है, KLMN ऐसा, सॉरी हाँ ऐसा KLMN। तो उसके सेंटर में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस। अब जो पूरा एटम है उसका 99.9% ऑफ वेट जो है वो आपका एटम का रहता है, बाकी 0.001% जो वेट रहता है वो आपके जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका रहता है। मतलब मेन डेंसिटी कहाँ है, सेंटर में, जो आपका जो एटम है, वो आपका जो न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस का जो वेट रहेगा, जो न्यूक्लियस का जो मास रहेगा, उसी को हम बोलेंगे पूरे एटम का मास। जो न्यूक्लियस का मेन मास है ना, उसी को हम बोलेंगे पूरे एटम का मास। तो मतलब अब जाहिर सी बात है, पूरे एटम में सिर्फ उसी का वजन सबसे ज्यादा है।
तो इसलिए उसी के वजन को हम बोलेंगे पूरे एटम का वजन, ठीक है। तो सॉरी, जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सबसे पहले आपके पूरे एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपको जितना भी आपको मालूम है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो हमको मालूम है कहां रहता है, इस सेल में जो घूमता रहता है, जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। और जो उसके सेम ऐसे जो आपके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सारी आपको मालूम है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये दोनों कहां प्रेजेंट रहते हैं, उसके न्यूक्लियस में, सेंटर में, न्यूक्लियस में ये शेल है, शेल बहुत सारे शेल, उसके बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें आपके प्रेजेंट है क्या, उसमें आपके प्रेजेंट है सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के वेट को प्लस करेंगे, दोनों के वेट को ऐड करेंगे, तब जाके आपका निकल के आएगा, तब आपका निकल के आएगा न्यूक्लियस का वेट। और जो न्यूक्लियस का वेट होता है सर वही होता है आपका किसका, एटम का वेट, क्योंकि उसका ही मेन वजन है। इसलिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तब आपका आके निकल गया किसका, न्यूक्लियस का वेट, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट का वेट निकलेगा। समझा समझा। एक एग्जांपल देता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सर, अब हाइड्रोजन के एक मास का वेट ले रहे, क्या हुआ वो 1.6736 into 10⁻²4। ये जो आपके जो हाइड्रोजन का एटम है, अभी आपको इससे अंदाजा होगा, इससे आपको अंदाजा होगा कितना छोटा होगा हाइड्रोजन का एटम। देखो बता दो, ये जो लिखा है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये क्या है, 1 पॉइंट, ये है आपका, इसको अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा 1.6736। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर मैं डिवाइड करूं इनटू, इसको मैं जो ये टर्म है इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, इसको अगर पूरे टर्म को मैं डिवाइड करूंगा 10 के आगे 24 जीरो, मतलब एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देख रहे हो जो ये बन गया कैटरपिलर जो बना है, ये जो आपकी पूरी रेलगाड़ी जो बनी है, ये इतना मतलब इस टर्म को देखो 1.6, मतलब डेढ़ वाला लमसम, इसको मैं बोलूं डेढ़, मतलब 1.6, एक और आधा, इसका मैं कितना टुकड़ा करूंगा, इतना टुकड़ा करूंगा, तब जाके मैं निकल गया किसका, हाइड्रोजन का वेट। अब समझना कितना छोटा होता है हाइड्रोजन का, कितना छोटा था। हाँ टेंशन मत लो, ये भी आपके दिमाग से बड़ा है, कोई बात नहीं। तो सर आप तो पर्सनल हो जाते हो हर बात पे, ठीक है। ये जो है आपका पूरा इतना छोटा होता है आपका हाइड्रोजन का एलिमेंट, ठीक है। देखो कितना छोटा होता है, अब आपको थोड़ा अंदाजा हुआ होगा, ठीक है, कितना छोटा होता है। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आप किसी भी चीज के ऊपर लिखते हो सर ये कितने किलो का है, ये कितने किलोग्राम का है, ये कितने ग्राम का है। जैसे कि मैं बोलूं ये मेरे को बाहर गया मैं, मुझे सर जी मुझे 1 किलो दाल चाहिए, 1 किलोग्राम दाल चाहिए, तो किलोग्राम चाहिए ना। अब उसमें आप चाहे वो ग्राम दे दिया छोटा सा, चाहे किलोग्राम दे दिया, चाहे वो टन दे दिया, तो ये पीछे जो क्वांटिटी लग रही है ये हम किलोग्राम के लिए, मतलब उसके वेट के लिए यूज कर रहे हैं। अब जो एटॉमिक मास है इसके लिए भी हमको कुछ चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं एटम 1 किलो, 1 किलो तो एटम हो ही नहीं सकता, इतना छोटा है वो, कैसे मैं किलो बोल दूं उसको। तो उसके लिए एक एटम, एक यूनिट हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एंड विच इज डिनोटेड बाय एएमयू, एंड विच इज डिनोटेड बाय एएमयू, ठीक है, एएमयू। मतलब हम लोग उस कोई भी एटम का हम लोग मास निकालेंगे ना, जैसे कि एटम है ये मेरा 12 किलो का, जो नॉर्मल किलो बोलेंगे आप तो 12 किलो, ऐसे हम बोलेंगे 12 एएमयू का है, 12 एएमयू, ठीक है। अब ये एएमयू एक्चुअल में होता क्या है वो देखो, जब एक एएमयू होता है ना वो किसके बराबर होता है, जो आपका कार्बन एटम रहता है ना C12, अब C12 है ना, ये C12 को आप नोट कर लो, अब थोड़ा मैं आपको समझाता हूं, मैं डोंट वरी, ठीक है। C12 नोट करो, मैं इसको समझाता हूं, अभी नहीं समझा तो इसको नेक्स्ट सेक्शन में जरूर समझाऊंगा, ठीक है। अभी C12 नोट कर लो, मैं समझाऊंगा अपने वादे में पूरा आऊंगा, ठीक है। ये C12 अभी फिलहाल नोट करके रखो। देखो ये जो एक C12, सपोज अभी इतना समझ लो C12 कोई भी एक एटम है, ठीक, उस एटम के मास का 12वां हिस्सा, ठीक है। देखो एक एमयू है वो कितना कितना उसका वजन होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12, मतलब कोई भी C12 का एक एटम है, एक एटम C12 का एक एटम है, इसका मैं 12 हिस्सा कर दूं, उसमें से जो एक हिस्सा है वो होता है एक एमयू। समझा, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कोई भी एक एटम है, इसका हम बोलते हैं C12, देखो यहाँ पे देखो फ्लोट कर रहा है, C12 एक एटम है, इसका मैं 12 हिस्सा कर दिया, उस 12 में से एक जो हिस्सा है वो एक हिस्सा हो गया मेरा एक एएमयू, ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक एएमयू, एक एएमयू, ठीक है। अब इस C12 को मैं अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
अब देखो एक एमयू जो मैंने बोला क्या होता है सर, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। अब C12 का मास होता है 1.922। ये पूरा मैं इसको मैं कैलकुलेट करके रखा हूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, ठीक है। आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो मतलब क्या हुआ, जो आपका एएमयू क्या है, A1 यहां जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से जो C12 है उसका 12वां हिस्सा, तो C12 एटम का 12वां हिस्सा जो है वो होगा आपका एक एमयू। तो 1/12 ऑफ C12 का एटम का जो मास होता है वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻23। ये हो गया उसका मास, उसका 12वां हिस्सा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये हुआ आपका एक एमयू। और ये एक एमयू, जो एक एमयू का एक्चुअल जो ग्राम में अगर मैं बोलूं तो ग्राम में ये इतना होता है, ये ग्राम में इतना होता है, ठीक है। समझा। और जब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तो एएमयू जो एएमयू है, एएमयू ये लिखना भी साइंटिस्ट को भारी पड़ता गया, तो इसकी जगह जो एएम है इसको हटा दिया गया और इसको डिनोट किया गया सिर्फ किससे, यू से। किससे डिनोट किया गया, यू से। और इसको हम बोल देते हैं सर जी क्या, डाल्टन। इसको हम बोल देते हैं डाल्टन, इसको हम बोलते हैं डाल्टन। ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं डाल्टन, ठीक है। समझा, वही यहां लिखा है एएमयू जो है उसको आगे रिप्लेस कर दिया गया किससे सर, डाल्टन से। किससे रिप्लेस कर दिया गया, डाल्टन से। और डाल्टन को क्या किससे डिनोट करते हैं हम सर जी, यू से। क्या डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं सर जी, यू से। समझ में आया, एएमयू को हम आगे किससे डिनोट करते हैं, यू से। सबसे पहले हमने देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, और उसके बाद उसके लिए हम एक स्केल लाया दैट इज एएमयू। और एक एएमयू क्या होता है, एक C12 एटम का 12वां हिस्सा वो होता है एक एएमयू। उसको हमने कैलकुलेट किया इन ग्राम में तो हमारा ये निकल के आ गया। और बाद में एएमयू को भी रिप्लेस कर दिया गया, किससे रिप्लेस किया गया सर, डाल्टन से, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। ये रहा आपका एटॉमिक मास। समझ में आया एटॉमिक मास, समझ में आया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास समझा, होप से समझ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट बिना किसी देरी के। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, चार एटम है। मेरे पास चार एटम है, देखो 1 2 3 4, चार भाई चारों तो भाई, चार एटम है मेरे पास ये। अब इन चारों के अपने अपने मास है, इसका मास ए है, इसका मास बी है, इसका मास सी है, इसका मास डी है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो कितने है मेरे पास, चार है, तो मैं बोलूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। कितना, पहले सबको ऐड करना है और सब कितना नंबर है उसको उससे डिवाइड करना है। ये आपने मीन में पढ़ा होगा 10th में 11th में जो भी है मैथ्स में। और ऐसे हम एवरेज भी निकालते, ठीक है। सेम ऐसे ही यही जो हमारे पास एटॉमिक मास देखा हमने, एटॉमिक मास क्या होता है। अब जब बहुत सारे एटम के अपने अपने अलग अलग एटॉमिक मास हैं, सबके अपने अलग अलग एटॉमिक मास हैं, एटॉमिक मास है, तो उन सारे एटॉमिक मास का अगर मैंने एवरेज निकालना है, उन सारे एटॉमिक मास का अगर मैंने एवरेज निकालना है तो उसको मैं बोल दूंगा सर जी, उसको मैं बोल दूंगा एवरेज एटॉमिक मास। उसको मैं बोल दूंगा एवरेज एटॉमिक मास, मतलब सारे एटॉमिक मासेस का मैंने एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया। अब इसमें कहानी से आगे बढ़ने के पहले आपको एक चीज और समझा देता हूं। अब यहीं पे आपकी कहानी खत्म होगी। किस चीज की कहानी समझेगी, आपको C12 की कहानी टप से समझ जाएगी। देखो अब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप, अब आइसोटोप क्या होता है वो समझो पहले। जो आपका आइसोटोप होता है ना सर, आइसोटोप होता है ना, आइसोटोप होता है ना, ये होते हैं आइसोटोप मतलब ऐसे जुड़वा भाई जो कुंभ मेले में बिछड़ गए हो। फॉर एग्जांपल देखो जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इसके तीन और जुड़वा भाई हैं। ये कार्बन के तीन भाई है, जैसे कि 12 C12 और C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है। ये तीन इसके भाई, इसमें वाइडली प्रेजेंट आपका C12 है, बाकी ये भी प्रेजेंट रहते हैं C12 C13 C14। ये सारे कार्बन के आइसोटोप है। अब ये 12 13 14 क्या है सर, क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक बात समझ लो। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया। जब कोई एटॉमिक मास होता है ना, इसको होल्ड करो, ये देखो, जब कोई एटॉमिक मास होता है ना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एलिमेंट है x, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मैं नीचे लिखता हूं। एटॉमिक जो नंबर है इसको मैं नीचे लिखता हूं, एटॉमिक नंबर an लिख रहा हूं, और जिसका एटॉमिक मास है इसको मुझे ऊपर लिखना होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो है am मतलब एटॉमिक मास, an मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, ठीक है। अब देखो किसी भी लास्ट सेक्शन में बताया था, किसी भी चीज का मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो उसके एटॉमिक नंबर को मैं बेसिकली डबल कर दूंगा। उसके एटॉमिक नंबर जो उसमें जो एटॉमिक नंबर है उसको मैं डबल कर दूंगा। ये बेसिकली सब में काम आता है ज्यादातर।
इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 6। 6 का डबल क्या होगा? 12। तो ये इसका जो एक होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? 12, और इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। पर ये नेचर में ऐसा भी प्रेजेंट होता है, 6 पर ऊपर होता है 14। ये नेचर में ऐसा भी प्रेजेंट होता है, 6 ऊपर होता है 6 और ऊपर 13। तो मतलब ये जो ऊपर अलग 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 एटॉमिक मास आ रहे हैं, अलग अलग एटॉमिक मास आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन इसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो, इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब नाम में घुसो। आइसो मतलब होता है सिमिलर, आइसो मतलब होता है सिमिलर। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये कहीं भी है नहीं, मैं ऐसे याद रखता था, ऐसे आप भी याद रखो तो इजी रहेगा। टोप मतलब, इसको याद रखो, टोपी। टोपी, टोपी कहां पहनते हो? सर पे। टोपी कहां पहनते हो? सर पे। तो एटम के सर पे जो भी है ये सब क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। यहां पे क्या है? सिमिलर टोपी। नाम में जैसे जैसे मैं बताया उसके हिसाब से सिमिलर टोपी, पर आपका रखना है अलग रहेंगे, तो अलग अलग टोपी। टोपी खाली अलग रहेगी बस, बाकी सब सेम है, ठीक है। ऐसे में याद रखता था, आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर नहीं हार्ड लग रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। पर इतना समझ लो, आइसोटोप को मैं रियल डेफिनेशन बोलूं तो ये है कि आपके एटम जो है जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो, इसको बोलते हैं आइसोटोप। समझ गया रहेगा? आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। तो आइसोटोप वो होते हैं सर जिनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। हमने भी देखा एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, समझा? तो एटॉमिक मास जो है उस एलिमेंट के, उसको हम जितने भी, अभी देखो इन सब अलग अलग है, अब इन सबका मुझे एवरेज निकालना है, इन सबका मुझे एवरेज निकालना है, अब हम देखेंगे, ठीक है। एवरेज में मुझे निकालना है आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं? C12, C13, C14। ऑलराइट, इसका एटॉमिक मास होता है 12, और टू बी प्रिसाइज इसका एटॉमिक मास होता है 13.00335, और C14 जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 14.00317। समझ में आया? समझ में? ये उसका एटॉमिक मास हो गया। और सर आता है उसके बाद आपका आता है रिलेटिव अबेंडेंस, मतलब ये नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका जो C12 है ये 98.89% यही है नेचर में, मतलब नेचर में पाया जाता है। अबेंडेंस मतलब पाया जाना, तो ये नेचर में 98.89% C12 पाया जाता है, ठीक है। और C13 जो है उसी 1.108% पाया जाता है। और जो ये है C14 है 2 इंटू 10⁻⁻10, मतलब ये इसके नीचे 2 को आप डिवाइड कर दो किससे? 10 के आगे 10 जीरो लगा दो, मतलब इतना छोटा, इतना कम अमाउंट में पाया जाता है C14। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका अबंडेंस। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालना है, सब जो एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या है वो निकालना है इसमें, ठीक है। इसका एवरेज, एवरेज अगर एटॉमिक मास निकालू मैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालू, एवरेज नहीं लिखा, इसका अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो सर वो क्या होता है? देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? जो आपका 12 है, 12 क्या है इसका एटॉमिक मास? जो आपका एटॉमिक मास है 12U, यू की लगाया, ये यू क्यों लगा? यू इसलिए लगा सर, यू इसलिए लगा ताकि ये डाल्टन जो आपका ये एमयू बता रहे, ठीक है। 12U इनटू इसका रिलेटिव अबेंडेंस, और क्या निकाला है? परसेंटेज, तो नीचे 100। सेम ऐसे ही इसका एटॉमिक मास और इसका रिलेटिव अबेंडेंस परसेंट निकाला, नीचे 100। इसका एटॉमिक मास और इसका रिलेटिव अबेंडेंस और नीचे क्या है? परसेंट निकाला, नीचे 100। समझा? सबको मैंने ऐसा पुट किया। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे मेरे ये पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन है। उसके बाद मेरा फाइनल जो निकल के आएगा, आपका फाइनल जो एवरेज एटॉमिक मास निकल गया तीनों का, दैट इज 12.00111U। इसीलिए हम मान लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है 12। समझ में आया क्यों 12 बोलते हैं? ऐसे एवरेज ये निकल गया तो एवरेज को हम मान लेते हैं। समझा? समझा? ये होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। होप तो समझ गया रहेगा, देखो अच्छे से, होप तो समझ गया रहेगा। इजी है, इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, डोंट वरी, इजी, ठीक है। आ जाओ फटाफट फटाफट नेक्स्ट पे आओ। अब सर आपका इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। सुनो, एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। अब समझो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है सबसे पहले। अब सर जी मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग एटम मिलके जो बने हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। समझ में? मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस को आगे हम बोलते हैं कंपाउंड। ये सारी चीजें आपको मालूम होगी, 11th में हो चुका है। अब इधर आते हैं, ठीक है।
मॉलिक्यूल जो होता है बेसिकली एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। जो मैंने यहाँ लिखा है मॉलिक्यूलर मास जो है वो सम होता है किसका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम इन कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। देखो देखो डरो मत, इधर देखो, ये जो है मेरा CO2, ये मेरा है एग्जांपल किसका, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का। अब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसके अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम प्रेजेंट है, सबका मुझे एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। यस सर, एटॉमिक मास, तो सबके एटॉमिक मास का मुझे एवरेज निकालूंगा, सबके एटॉमिक मास का एवरेज जो है रहेगा उसको मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा क्या, मेरा आ जाएगा सिंपली, मेरा सिंपली आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। देखो एकदम सिंपल, ये क्या है CO2, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ना, कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। देखो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसका, कार्बन का। कार्बन की बात किया मैंने, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, एक ही है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। समझा, ये पहले क्लियर। अब आओ, अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, अब भी हमने निकाल के आया सर, कितना होता है 12, तो लिख दिए 12। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से, नहीं याद आ रहा है, सिर्फ 8 बंद करो। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है। 8 का शांति से डबल कर दो, क्या हो गया 16, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 16, पर कितना है सर जी, 2 है, इसलिए 2 इंटू 16, इजी। 12 1 12 12, 16 इंटू 2 32, इसलिए दोनों को मैं प्लस किया, बाद में मेरा क्या निकल के आया 44U। तो मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो था, कार्बन डाइऑक्साइड था, इसका मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना निकल के आया सर 44U, 44U। समझा, इजी इजी, डोंट वरी, इजी है, इजी है। ये रहा आपका मॉलिक्यूलर मास। इन शॉर्ट मैं बोलूं, जो आपका एटम का मास है वो है एटॉमिक मास, और जो अलग अलग एटॉमिक मास को मैं एवरेज निकालूंगा वो हो गया मेरा एवरेज एटॉमिक मास। और जो एवरेज ये हो गया, और जैसे एटम का मास एटॉमिक मास था, वैसे ही जो मॉलिक्यूल है उसका मास आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। एज सिंपल एज इट इज, इजी है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट है, इसमें आप जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां डाल सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा। इन केस आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा डेफिनेटली, फॉर श्योर, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखेंगे, लेक्चर को ज्यादा ना बड़ा करते हुए, इसलिए मैं सारी चीज यहाँ पे लिख कर रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि जो लिखना होता है ना उससे क्या लेक्चर ज्यादा स्पेन बहुत बढ़ जाता है और इंटरेस्ट कम हो जाता है। मुझे ही बोलो, अगर ऑनलाइन मोड में मैं देखूँ, अगर ना सामने कोई है ना बाजू में, अभी स्कूल में 6-6 घंटा बैठ रहे थे, क्यों, बाजू में अपने जैसे दो तीन फंटर लोग रहते हैं तो अपने को मालूम नहीं पड़ता, 2-3 क्लासमेट्स रहते हैं। बट ऑनलाइन में सिस्टम नहीं रहता, आपको देखना है, स्क्रीन टाइम उतना रखना है, तो सैचुरेट हो जाता है। आई नो, ठीक है। और आप रीड वाली जनरेशन, आपका अटेंशन स्पैन वैसे ही कम है, तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं पहले से सारी चीजें लिख के आ रहा हूँ। इन केस आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगे कि सर लिख के मत लाओ, लिख के पढ़ाओ, तो आप मुझे डाल सकते हो उसमें, सजेशन में आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं वैसे ही करूंगा, जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन आपसे और आप एजुकेशन से हो। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ देंगे, इसके बाद आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। फटाफट आप इसको अच्छे से नोट्स सबके प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम योर फैकल्टी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।